चार्जशीट सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपको कॉलेज में या फिर आपका जो प्राइवेट ट्यूशन है कैसे पढ़ाया गया ये मेरे को नहीं पता, बट आज ये वीडियो में मैं आपको जैसे समझाने वाली हूँ या फिर जो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है आपको जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको पहले ऐसे कभी भी नहीं समझाया गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्जशीट ये जो टर्म है या फिर फाइनल रिपोर्ट या फिर जो क्लोजर रिपोर्ट बी रिपोर्ट ऐसा जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं सीआरपीसी में ऐसा कोई भी टर्म मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन के अंदर या फिर पूरा सीआरपीसी में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चार्जशीट ऐसा क्यों बोलते हैं? सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर जो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। इसको ही हम लोग टेक्निकल टर्म में चार्जशीट बोला जाता है। ठीक है, एक चार्जशीट जो फाइल किया जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये जो तीन स्टेजेस है एक क्रिमिनल ट्रायल का मेजर स्टेजेस होता है। ये तीन स्टेज फॉलो करके ही क्रिमिनल ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ये टर्म को सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है। और ये क्या बोलता है? सबसे पहले देखिए, बोलता है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। पुलिस ऑफिसर एक एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीडिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं और पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन भी कर सकता है, बट वो पर्सन को कोई मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज करना पड़ेगा। बट कोई भी मैजिस्ट्रेट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो करते हैं उसको इंक्वायरी कहा जाता है। और इंक्वायरी मतलब क्या, उस पर भी मैं आगे आऊंगी, बट अभी इन्वेस्टिगेशन मतलब आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए जो प्रोसीडिंग्स एक पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है या फिर अदर देन पुलिस ऑफिसर जो एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज है इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस यानी कि प्रमाण कलेक्ट करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर करता है उसको ही इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। इन्वेस्टिगेशन का और भी स्टेजेस है, बट इस वीडियो का मेन मुद्दा है चार्जशीट। ठीक है, अभी एक ऐसा सिचुएशन को सोचिए जहां पर कोई ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस होने के बाद एक पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? डायरेक्टली स्पॉट में जाएंगे, है ना। और सबसे पहले स्पॉट में जाने से पहले पुलिस ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए? स्पॉट में जाने से पहले पुलिस ऑफिसर के पास एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मतलब जो सपोज ऐसा एक इंफॉर्मेशन जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है ऐसा डिस्क्लोज करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है जो हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको हम लोग एक एफआईआर बोलते हैं, उसको रजिस्टर किया जाएगा। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आया है तो पुलिस ऑफिसर तुरंत एक केस रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पुलिस ऑफिसर को स्पॉट में जाने के लिए उनके पास एक इंफॉर्मेशन है, वो एक कॉग्निजेबल केस का इंफॉर्मेशन है, ये होना एक मैंडेटरी होता है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। वहां पर सेक्शन 155 जो है इसका जो प्रोविजन वगैरह है इसको फॉलो करना पड़ता है। बट जहां पर एक सीरियस टाइप का ऑफेंस मतलब एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वहां पर पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली स्पॉट में जा करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और ये जो पुलिस ऑफिसर स्पॉट में जा करके करते हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पंचनामा। सो पंचनामा करेंगे पुलिस ऑफिसर। अभी सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मतलब जो स्पॉट में जो आई विटनेसेस है मतलब जो अपने आंखों से देखा है क्राइम होते हुए वो सारे लोगों को एग्जामिनेशन करने के बाद सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाने के बाद पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट फाइल करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, और ये रिपोर्ट को बोला जाता है पुलिस रिपोर्ट, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज R ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी में ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉग्निजेंस लेने का। मतलब मैजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अपना जुडिशियल माइंड को इनकॉर्पोरेट करेंगे एक केस के ऊपर। एक कुछ मतलब बुनियादी ग्राउंड होना चाहिए ना एक केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो पुलिस रिपोर्ट ये एक ऐसा सोर्स है जहां से एक मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कोई भी केस का ले सकते हैं। अभी सपोज ये जो पुलिस रिपोर्ट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बट जो चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट, बी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट ऐसा कुछ भी सीआरपीसी में नहीं बताया गया है। सेक्शन 173 क्लॉज 2 स्पेसिफिकली
चार्जशीट के बारे में डील करता है। और ये हम लोगों को कैसे पता चला? ये जब आप सेक्शन 2 क्लॉज आर पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है दैट पुलिस रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर एक मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं, एंड जो कहां पर फॉरवर्ड किया जाता है? अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 पर। इसी के साथ सेक्शन 173 क्लॉज 2 एक साथ ही पढ़ना, ठीक है? तो 173 क्लॉज 2 बोलता है दैट जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो खत्म हो गया है, खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजना पड़ेगा। अभी उस रिपोर्ट में कौन सा चीज लिखना पड़ेगा, मतलब कौन सा चीज रहेगा? पहले नेम ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का नाम क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसका उम्र क्या है, और जो सारे विटनेसेस है, जो साक्षी है, जो मतलब एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, जिनको कुछ पता है, उनका नाम लिखना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ऐसा एविडेंस देना पड़ेगा जो डिस्क्लोज कर रहा है वो एक्यूज्ड पर्सन कुछ किया है। सपोज आपने कुछ किए हो और आपके अगेंस्ट पर कुछ एविडेंसेस मिल रहा है, दैट मीन्स आपके खिलाफ पर जो एविडेंस है उसको मेंशन करना पड़ेगा। एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, इस बात को भी मेंशन करना पड़ेगा। एक्यूज्ड को बेल पर रिलीज किया गया है, उसको जमानत मिल गया है या फिर नहीं मिला है, विद श्योरिटी या फिर विदाउट श्योरिटी। मतलब आप देख पाओगे दैट जब भी कोई बेल वगैरह होता है तो श्योरिटी लिया जाता है। दो श्योरिटी मतलब वो आपका गारंटी लेगा कि आप भागोगे नहीं, आप कहीं पर जाके चुप नहीं जाओगे, ठीक? मतलब आप जो रिलीज हो रहे हो उसका गारंटी वो लोग लेंगे, ठीक है? तो ऐसा श्योरिटी लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। अनदर वन दैट एक्यूज्ड पर्सन को सेक्शन 170 धारा 170 के अंदर उसको कस्टडी में भेजा गया है या फिर नहीं गया है, ये बात को भी बोलना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो सारा मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह है एक वुमेन का, जो बलात्कार रिलेटेड ऑफेंसेस है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसको भी सबमिट करना पड़ता है पुलिस रिपोर्ट के साथ, ठीक है? ये सारा का सारा चीज वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो मतलब 173 का प्रोसीजर है, इसको फॉलो करने के बाद दो सेक्शंस बीच में आ सकता है। दो सेक्शन कौन है? एक है 169 और दूसरा है 170 सीआरपीसी। 169 और 170 बोलता है एविडेंस डेफिशिएंट, एविडेंस सफिशिएंट। ये जो डेफिशिएंट माने की, डेफिशिएंट मतलब जहां पर कुछ लैक हो रहा है, मतलब एविडेंस डेफिशिएंट है, नहीं मिल रहा है। और सफिशिएंट मतलब ऐसा एक एविडेंस जो काफ़ी है वो एक्यूज्ड को जेल में डालने के लिए या फिर उसको सज़ा सुनवाने के लिए। सो ये मतलब ऐसा होना चाहिए डेफिशिएंट एंड सफिशिएंट। अगर डेफिशिएंट होता है तो 169 अप्लाई हो जाएगा, और अगर सफिशिएंट हो जाता है तो 170 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो सपोज जहाँ पर एविडेंसेस नहीं मिलता है, वहाँ पर ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है, कुछ नहीं मिलता है, एक्यूज्ड के खिलाफ कोई ऐसा मतलब इंडिकेशन नहीं जा रहा है कि वही ऑफेंस कमिट किया, या फिर एक फॉल्स केस दायर कर दिया गया है, एक फर्जी केस दायर कर दिया गया है, ठीक है ना? और दूसरा चीज भी हो सकता है जैसा कि सपोज कोई इंसान ऐसा कुछ ऑफेंस किया है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल रहा है वो एक सिविल नेचर का ऑफेंस है। सिविल मतलब अभी यहाँ पर देखो, जब तक कोई मतलब खून नहीं निकलता है, आपको मार के हाथ पैर नहीं तोड़ दिया जाता है, मतलब घुसा भूसा मार के खून वून नहीं निकलता है, तब तक पुलिस ऑफिसर स्पॉट में नहीं जाएंगे, ठीक है? सिर्फ थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ का कोई निशानी नहीं है तो पुलिस ऑफिसर कोई भी केस वगैरह क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं करते। ये फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है ना? तो जब तक किसी का सर्वर फुट वुट ना जाए तो तब तक पुलिस ऑफिसर कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं करते हैं, ठीक है ना? अभी देखिए यहाँ पर एविडेंस डेफिशिएंट है, मतलब 169 पर जा रहा है, वहां पर एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जाता है। अब ये जो क्लोजर रिपोर्ट है इसको कहीं पर बी रिपोर्ट भी बोला जाता है। बी रिपोर्ट मतलब बंद कर देना, ठीक है ना? सो बी रिपोर्ट ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको पुलिस मैनुअल पर मेंशन किया गया है, अदरवाइज सीआरपीसी आईपीसी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है इस टर्म को, ठीक है ना? सपोज ऐसा कुछ एविडेंसेस सामने उठ करके नहीं आ रहा है कि एक्यूज को ट्रायल पर भेजा जा सकता है, मतलब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, ट्रायल फेस करेगा, मतलब उसका जो प्रोसीजर होता है ना, मतलब कोर्ट में जा करके जो सुनवाई वगैरह होता है वो प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते, तो वहां पर क्या होगा? तो पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब उसको ट्रायल में भेजना नहीं चाहते, इसका रीजन देना पड़ेगा, और ये रीजन एक जबरदस्त रीजन होना चाहिए। और यही पड़ी जो एक्यूज्ड है उसको बेल में रिलीज किया जाता है, जिसको बेल बॉन्ड कहा जाता है। अभी देखिए ऑफेंस दो टाइप का होता है ना? एक बेलेबल, एक नॉन बेलेबल। सो बेलेबल ऑफेंस पर पुलिस ऑफिसर को भी पावर दिया गया है, वो बेल देकर, मतलब वहां पर पुलिस ऑफिसर थाने से ही बेल लेकर के, सिक्योरिटी लेकर के एक्यूज्ड को जाने दे सकता है। प्रोविजन है, इसका धारा है सेक्शन 81 क्लॉज 2 सीआरपीसी, और यहाँ पर सेक्शन 71 सीआरपीसी जरूर पढ़िएगा इसके साथ, ठीक है? अभी देखिए
सपोज जहां पर मतलब ये तो पूरा हिसाब किताब गया, जहां पर एविडेंस डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट बोले तो एविडेंस लैक है, कोई मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं आता है, तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और अभी एविडेंस सफिशिएंट है, सफिशिएंट बोले तो पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 170 पर प्रोसीड करना पड़ेगा। जब भी एविडेंस कुछ मतलब जबरदस्त एविडेंस आ रहा है, एक्यूज्ड को ट्रायल पर भेजा जाएगा एंड एक्यूज्ड को पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। और जब भी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 170 या फिर 190 में प्रोसीड कर जाते हैं, तब जो प्रोसीजर शुरू करते हैं मैजिस्ट्रेट, उसको बोला जाता है इंक्वायरी। अभी देखिए, ये जो मैजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट जब फाइल हो गया, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर के आगे प्रोसीड कर गए, तो ये जो कॉग्निजेंस लेने का तरीका है, इसको बताया गया है 191B ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो 191B ये जो धारा है, इसके अंदर मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट पूरा एक केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अभी देखिए सेक्शन 173 को आप कैसे याद रख सकते हो। सो सेक्शन 173 आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए सेक्शन 173 पर टोटल 8 क्लॉजेस बताया गया है। 8 क्लॉजेस मतलब आपको 8 चीज याद रखना पड़ेगा। और अभी सब क्लास 1 देखिए, दैट सीआरपीसी आपको क्या पता है, एक प्रोसीजरल कोड है, मतलब यहाँ पर सब कुछ प्रोसीजर बताया गया है, मतलब एक चीज करने के लिए कैसे कुछ चीज़ों को लेकर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, और वो चीज़ करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन देना पड़ेगा, कौन सा पेपर वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, कैसे मैजिस्ट्रेट ट्रायल को फॉलो करवाएंगे, ऐसा कुछ लिखा गया, मतलब पूरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है ना। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 173 पर कुछ सब्सटेंटिव एस्पेक्ट भी दिया गया है। सब्सटेंटिव लॉ मतलब किसी को सिर्फ मतलब डिफाइन कर देता है, संज्ञा दे देता है, ये ऐसा है वैसा है ऐसा है, ठीक है, कोई भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट वहां पर नहीं रहता है। तो सेक्शन 173 पर एक सब्सटेंटिव एस्पेक्ट भी डाला गया है, और वो क्या है, सेक्शन बोलता है दैट जहां पर कोई इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो विदाउट एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी डिले, मतलब कोई भी बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, अननेसेसरी डिले मतलब देर नहीं करते हुए इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना पड़ेगा। और ये जो अननेसेसरी डिले है, ये एक सब्सटेंटिव एस्पेक्ट है। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या कोई टाइम लिमिट बताया गया है, सिर्फ बोला गया है अननेसेसरी डिले। अननेसेसरी डिले मतलब क्या, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और कैसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर वेरियस केसेस पर बता है, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल 21 बोलता है दैट अननेसेसरी डिले मतलब क्या हो सकता है, स्पीडी रेमेडी, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी को रेमेडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस, मतलब जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म करवाना। खैर ये आजकल मतलब बहुत ही रेयर केस बन गया है, 30-40 साल तक केस पेंडिंग हो गया है, बट जो नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा लगता है मेरे को, मतलब बहुत ऐसा लगता है। अभी देखिए ये जो स्पीडी डिस्पोजल मतलब अननेसेसरी डिले नहीं करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी पीड़िता है, मतलब जिनके साथ अपराध हुआ है, विक्टिम पार्टी का राइट नहीं है, ये एक्यूज्ड का भी सेम राइट बनता है जल्दी से जल्दी उनके बारे में जो सारे एलिगेशंस लाया गया है उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल वगैरह फेस करवा करके खत्म करना। सो ये एट द सेम टाइम एक विक्टिम एंड एक्यूज्ड दोनों का ही राइट बनता है अंडर आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 याद रखिएगा। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको कही थी, तो जब भी आप कोई मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट पढ़ोगे तो एक दूसरे के साथ रिलेट करके कनेक्ट करके पढ़िएगा। लॉ कॉलेजेस में जैसा आइसोलेशन पर पढ़ा दिया जाता है, सिर्फ आईपीसी सिर्फ सीआरपीसी ऐसा करके बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, आपके दिमाग पर कुछ भी नहीं घुसेगा, जो एग्जामिनेशन आप देने जाओगे वो भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पढ़िए। अभी सेक्शन 173 पर क्लॉज 1 कैपिटल ए को भी 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये बोलता है जब भी कोई बच्चे का धर्षण रिलेटेड कोई केस आया है, मतलब रेप रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, आज के डेट पर उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया, आज से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट। बट रिपोर्ट कब सबमिट करना पड़ेगा, कितना दिनों में सबमिट करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बट अगर सेक्शन 482 सीआरपीसी बीच में घुस जाता है, मतलब 482 सीआरपीसी मतलब हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर, हाई कोर्ट का खुद का जो एक पावर होता है, जो बल होता है, वो इनकॉर्पोरेट करके हाई कोर्ट समटाइम टाइम लिमिट दे देता है दैट आपको इतना दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। बट एक्चुअल लॉ के अंदर कोई भी टाइम लिमिट के बारे में बताया नहीं गया है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, ठीक है ना। और अभी सब क्लास 2 मैंने प्रीवियसली आपको बता दी दैट
क्या कुछ वहां पर रहेगा, रिपोर्ट में क्या मेंशन करना पड़ेगा। और अभी क्लॉज 3 बोलता है दैट जहां पर अंडर सेक्शन 158 एक सुपीरियर ऑफिसर को इनकॉर्पोरेट किया गया है या फिर अपॉइंट किया गया है, उनको स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्शन देंगे, रिपोर्ट वही फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोला गया है बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जब भी ये केस पेंडिंग है। अभी क्लॉज 4 देखिए, सपोज जहां पर कोई बॉन्ड वगैरह दिया गया है, मतलब बॉन्ड इन द सेंस कोई भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया था पुलिस ऑफिसर के द्वारा। सो क्लोजर रिपोर्ट मतलब क्या, केस को बंद करने के लिए, और वहां पर मैजिस्ट्रेट देखता है दैट वो केस को मैं बंद नहीं हो दे सकती हूँ, तो वहां पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया है उसको रिजेक्ट करके बाय एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 482 सीआरपीसी, ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है ना, और 482 पावर का एक्सटेंड करके जो बॉन्ड है इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लॉज 5 डील करता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स एक मैजिस्ट्रेट के पास फाइल किया गया है उसका जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो मूल वाक्य है, जो मूल पॉइंट है, उसको ही मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना। ठीक है, और यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करता है दैट कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो एक्यूज्ड के बारे में है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करने का, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक्यूज्ड के बारे में कुछ पुलिस ऑफिसर गैदर की है, वहां पर पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट करके बोलेंगे दैट आप ये इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक्यूज्ड को नहीं बताएंगे। बट ये जो रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट रखना नहीं रखेंगे, ये पूरा मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है। ठीक है, और ये बताया गया है अंडर सब क्लॉज 6 पर। बट जहां पर ऐसा कुछ रिक्वेस्ट वगैरह किया जाएगा पुलिस ऑफिसर को कुछ पोर्शन डिस्क्लोज नहीं करने के लिए, वहां पर उनको रीजन देना पड़ता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो सॉलिड रीजन अगर होगा तब वहां पर डिस्क्लोज नहीं भी किया जा सकता है। बट ये डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर है, मैजिस्ट्रेट जो ठीक समझेंगे वो करेंगे, क्योंकि सेक्शन 207 एंड 206 का भी कंप्लायंस यहाँ पर करना जरूरत हो जाता है। 207 डील करता है सेशंस कोड में जो कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किया गया है उसका एक एक कॉपी करके एक्यूज्ड को देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनका भी तो राइट बनता है ना, वो डिफेंस पर घुसेंगे, मतलब एक्यूज्ड पार्टी को पूरा अधिकार दिया गया है फेयर ट्रायल, नेचुरल जस्टिस, दैट वो खुद को डिफेंड कर सकता है, खुद को बचाने के लिए एविडेंस प्रस्तुत करके कोर्ट के सामने रखेंगे। और ये कैसे हो पाएगा, जब पुलिस ऑफिसर जो उनके खिलाफ मटेरियल गैदर की है उसके बारे में एक्यूज्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा दैट आपके बारे में ये सारा एविडेंस आया है, विटनेसेस ये सारे बात बोल रहे हैं आपके खिलाफ पर। जब ये बात एक्यूज्ड को पता चलेगा तभी वो इसका सफाई दे पाएंगे, है ना। तो डिफेंस पर घुसने के लिए ये सारे चीज एक्यूज्ड को देना पड़ता है। और इसका जो सेक्शन है वो 207 एंड 208 फॉर सेशन कोड। एक एग्जांपल लीजिए कहां पर मैजिस्ट्रेट ये सारे पोर्शंस को डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं। सपोज जहां पर कुछ टेररिस्ट अटैक वगैरह हुआ है, टेररिस्ट अटैक जो मतलब मुंबई ताज होटल वगैरह अटैक हुआ था, उसके बारे में तो आपको पता ही है। टेररिस्ट मतलब क्या, वो हमारे देश पर घुस करके अटैक करता है, मतलब हमारे देश का जो सॉवरिन पावर है, वो सॉवरिन पावर मतलब क्या, हमारे देश को कोई भी अदर पार्टी डोमिनेट नहीं कर सकता है, पूरा फुल पावर है, हमारा देश का जो डिसीजन है हमारे देश खुद ही लेंगे। ठीक है ना, कोई भी आउटर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आ करके हमारा जो पावर है इसको डोमिनेट नहीं कर सकते, इसको एक सॉवरिन पावर बोला जाता है। सो इससे जुड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं हो सकता है। तो अजमल कसब जो एक प्राइम एक्यूज थे, उनको मतलब ये सारी चीज डिस्क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर या फिर मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं दैट आप ये सारे पोर्शंस उनको डिस्क्लोज नहीं करें। और भी कुछ एग्जांपल्स है लाइक सॉवरिन पावर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, मतलब एक आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इन लोगों का जो पावर है, फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो सॉवरिन पावर्स है, इसके बारे में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज करने का कोई फायदा नहीं होता है जब भी कोई मतलब ऐसा टेररिस्ट वगैरह ऐसा देश में घुस करके अटैक वगैरह करते हैं। यही जो प्रोविजन मैंने आपको बताई दैट सेक्शन 207 का कंप्लायंस में लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में बताया गया है सबसेक्शन 7 पर। और लास्ट और आखिरी सब क्लॉज वो है सब क्लॉज 8। सब क्लॉज 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डील करता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बारे में। सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोले तो दैट इन्वेस्टिगेशन हो करके एक दफा चार्जशीट फाइल किया गया है और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब सिचुएशन एक अराइज हो रहा है, वहां पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करके फाइल किया जाता है। आप इस प्रोविजन को एकदम दिमाग पर घुसा लीजिए और कैसे याद रखोगे इसके बारे में आपको बताती हूँ। जो दृश्यम मूवी है, जो पहला पार्ट है, वहां पर सिर्फ चार्जशीट फाइल किया गया था। दृश्यम मूवी में पहला पार्ट
पार्ट में चार्जशीट फाइल किया गया था। और दृश्यम 2 मूवी जो हाल ही में 18 नवंबर को रिलीज किया गया है, वहां पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है। सो दृश्यम में चार्जशीट, दृश्यम 2 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट अंडर क्लॉज 8 में ऑफ सेक्शन 173 फाइल किया गया है। ठीक है, तो दृश्यम एंड दृश्यम 2 याद रखिएगा। और दृश्यम 2 ये जो मूवी है, इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत सारा कंसेप्ट ब्यूटीफुली यहाँ पर दिखाया गया है। इस मूवी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि लॉ को आप प्रॉपर ठीक ठाक से समझ सके। अभी एकदम आखिरी पॉइंट, दैट सपोज जहां पर री इन्वेस्टिगेशन का कुछ मतलब सिचुएशन अराइज हो रहा है, तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 482 सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ही पावर दिया गया है री इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देना। कोई भी मतलब मैजिस्ट्रेट ये नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट री इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। और री इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है? री इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है डी नोवो ट्रायल। सो डी नोवो ट्रायल के बारे में यहीं पर ही बताया गया है। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अगर कोई इंसान के नाम पर 4, 5, 6 मतलब एक से ज्यादा कोई भी FIR रजिस्टर हो जाता है, तब उनको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के पास जा करके कौन सा प्रेयर डालना पड़ेगा अगर उनके नाम पर एक से ज्यादा FIR रजिस्टर किया गया है। तो मिलते हो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। उम्मीद करते हो इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल जरूर मिला होगा। अगर मिला है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।